हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बीए थर्ड ईयर के हैं। हमने इससे पहले भी 2 क्लास और बनाई हैं। अगर आपको वो क्लास देखनी है तो मैं उन क्लासों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिस किसी को भी वो देखनी हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, वेबर का जन्म किस सन में हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1864 ईस्वी में वेबर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न 2, वेबर ने समाजशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में प्रतिपादित किया? तो वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के रूप में प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न तीसरा, कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित है? तो सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित है। अगला प्रश्न चौथा, वेबर का समाजशास्त्र को योगदान। तो आदर्श प्रारूप के, इसका आंसर ये है आदर्श प्रारूप में उनका योगदान रहा समाजशास्त्र के रूप में। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निवर्चनात्मक अर्थ व्यक्त करने का प्रयत्न करता है ताकि इसकी गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित विवेचना की जा सके। समाजशास्त्र की यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? तो यह प्रस्तुत की है मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग कब किया गया? तो वो किया गया था 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 7वां, समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए का किसने कहा? ये कहा था मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न 8वां, आदर्श प्रारूप की अवधारणा विकसित करने तथा इसे पद्धति शास्त्र का एक अंग बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है मैक्स वेबर को। अगला प्रश्न 9वां, सामाजिक क्रिया की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो वो क्या है? मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न है 10, किस विद्वान ने नौकरशाही का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो वो क्या है? मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न 11, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को किस प्रकार परिभाषित किया? तो उन्होंने किया था दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रभावित व्यवहार को। अगला प्रश्न 12, वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो उन्होंने 4 श्रेणियों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? तो मूल्यहीन सामाजिक क्रिया एक सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, द मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1949 के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मैक्स वेबर। अगला प्रश्न 15, सभी प्रथाएं, लोकाचार और रूढ़ियों परंपरागत क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर बी, परंपरात्मक। अगला प्रश्न 16, मैक्स वेबर के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली दे रहा हो और दूसरे ने पहले व्यक्ति को तमाचा जड़ दिया तो यह किस प्रकार की क्रिया होगी? तो वह क्रिया भावात्मक होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न 17, वेबर ने यूरोप में पूंजीवाद के विकास में किसको सहायक कारक माना है? तो माना है प्रोटेस्टेंट आचार को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्यवस्था की नहीं है? तो वो है 100% संतुलन, जो कि एक विशेषता व्यवस्था की नहीं है। अगला प्रश्न 19,
सामाजिक क्रिया के तत्व हैं। तो सामाजिक क्रिया के तत्व कर्ता, लक्ष्य भी है और परिस्थितियाँ एवं साधन, ये दोनों हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 20, मैक्स वेबर के अनुसार कौन सी सामाजिक क्रिया की श्रेणी नहीं है? तो सामाजिक क्रिया की श्रेणी ज्ञानात्मक नहीं है। अगला प्रश्न 21, मैक्स वेबर द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। तो उनके द्वारा जो पुस्तकें हैं उन्होंने लिखी है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और दूसरी पुस्तक है एसेज इन सोशियोलॉजी, और उनकी तीसरी पुस्तक है इसमें द रिलीजन ऑफ चाइना। तो ये तीनों पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई हैं, जबकि प्रीमिटिव क्लासिफिकेशन उनके द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई। अगला प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के ढंग और उत्पादन के संबंध से संबंधित है? तो वह है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न 23, मैक्स वेबर संबंधित हैं। तो मैक्स वेबर नौकरशाही से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 24, होली फैमिली पुस्तक में खालिस्तान की सामाजिक विचारधारा के तत्व मौजूद थे। तो होली फैमिली पुस्तक में सर्वहारा वर्ग की सामाजिक विचारधाराओं के तत्व मौजूद थे। तो इसका उत्तर सी सही है, सर्वहारा वर्ग। अगला प्रश्न, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 26, उस संगठन को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति पद की सत्ता का प्रयोग इस आधार पर करते हैं कि उनके अपने पद की सत्ता के दायरे में आदेश देने की औपचारिक वैधता प्राप्त है? तो वो है नौकरशाही में के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 27, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता है। तो मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता एक वैधानिक शक्ति है। अगला प्रश्न 28, मैक्स वेबर के अनुसार इनमें से सत्ता का कौन सा प्रकार नहीं है? तो मनोरंजन एक सत्ता का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है 29, जब शक्ति वैधानिक हो जाती हैं तो वो जानी जाती हैं सत्ता के नाम से। अगला प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता को वैधता प्रदान करने वाला आधार नहीं है? तो वो है अवैध शक्ति, जो कि सत्ता को वैधता प्रदान नहीं करता। अगला प्रश्न 31, मैक्स वेबर द्वारा दिए गए सत्ता के प्रकार हैं। तो उनके द्वारा दिए गए सत्ता के प्रकार हैं वैधानिक सत्ता, अगली है परंपरात्मक सत्ता, और अगली है तीसरी करिश्माई सत्ता। तो ये तीनों सत्ता जो हैं वो मैक्स वेबर के द्वारा दी गई हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न 32, कौन सी पुस्तक मैक्स वेबर की लिखी हुई नहीं है? तो इसके द सुसाइड और द कैपिटल्स, ये पुस्तक मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई नहीं है। अगला प्रश्न 33, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मैक्स वेबर। अगला प्रश्न 34, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक लिखी है। तो वो लिखी है मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न 35, वृष्टहेन शब्द के लिए कौन जाने जाते हैं? तो मैक्स वेबर को वृष्टहेन शब्द के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न 36, वेबर की संपूर्ण रचनाएं किस भाषा में हैं? तो मैक्स वेबर की संपूर्ण रचनाएं जर्मन भाषा में लिखित हैं। अगला प्रश्न है 37, वेबर का समाजशास्त्र को योगदान है। तो वो है एक आदर्श प्रारूप में। अगला प्रश्न 38, कौन सी विशेषता मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप की है? तो है तार्किक ब्लूप्रिंट। अगला प्रश्न 39, मैक्स वेबर के अनुसार एक परिस्थिति समूह वह है जो मान, शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका।
अगला प्रश्न 40। मैक्स वेबर के अनुसार स्थिरीकरण के 3 आधार हैं, तो उनके 3 आधार हैं वर्ग, परिस्थिति तथा शक्ति। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है 41। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है, तो क्या है मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न है 42। मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार है, तो वो है बाजार परिस्थिति में संपत्ति संबंध। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है 43। निम्नलिखित में से किसने धर्म के विकास के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आवश्यक माना है, तो मैक्स वेबर ने आवश्यक माना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। अगला प्रश्न है 44। किस विद्वान ने लीक से हटकर सामाजिक व्यक्ति का अध्ययन सामाजिक क्रिया करने वाले कर्ता के रूप में किया है, तो क्या है मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न है 45। मैक्स वेबर ने साम्राज्यवादी संदर्भ में प्रभुत्व का आदर्श प्रारूप निर्मित किया है, तो यह कथन सत्य है, उन्होंने निर्मित किया है। अगला प्रश्न 46। किस विद्वान ने यह कहा है कि मैक्स वेबर आधुनिक समाजशास्त्र के जनक थे, तो वो कहा था किंग्सले डेविस ने। अगला प्रश्न है 47। जीवन में जो ऊंचाई वेबर को कभी नहीं मिली, मृत्यु के बाद वह कई गुना बढ़ गई, तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है 48। किस विद्वान ने यह कहा है कि करिश्माई नेतृत्व में जादुई शक्ति एवं प्रभुत्व होता है, तो कहा है मैक्स वेबर ने। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 49। निम्नलिखित में से किस धर्म का अध्ययन मैक्स वेबर ने नहीं किया, तो सिख धर्म का अध्ययन मैक्स वेबर के द्वारा नहीं किया गया। अगला प्रश्न है 50। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है, तो विसंगति का संबंध मैक्स वेबर से नहीं है। अगला प्रश्न 51। वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर किसने बल दिया, तो मैक्स वेबर ने वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल दिया। अगला प्रश्न 52। वह क्रिया जो कार्य कारण संबंधों पर आधारित है, तो वह है तार्किक। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है 53। आदर्श प्रारूप की अवधारणा संबंधित है, तो वह है मैक्स वेबर के द्वारा, मैक्स वेबर से संबंधित है। अगला प्रश्न 54। मैक्स वेबर के अलावा आदर्श प्रारूप की अवधारणा से कौन कौन विद्वान जुड़े हैं, तो डिथले, सीमेल, एडमंड, ये तीनों जो हैं अवधारणा आदर्श प्रारूप की अवधारणा से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है 55। द रिलीजन ऑफ चाइना पुस्तक का लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है 56। कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से है, तो कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी के थे। अगला प्रश्न है 57। कार्ल मार्क्स की जन्म मृत्यु की तिथि है, तो उनका जन्म हुआ था 5 मई 1818 को और उनकी मृत्यु 14 मार्च 1883 को हुई। आंसर नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 58। मार्क्स हैं, तो मार्क्स एक समाजशास्त्री भी हैं और वो एक अर्थशास्त्री भी हैं, तो इसका आंसर है दोनों। अगला प्रश्न है 59। समाजशास्त्रियों के लिए कौन सी पुस्तक बाइबिल के समान है, तो समाजशास्त्रियों के लिए दास कैपिटल पुस्तक एक बाइबिल के समान है। अगला प्रश्न है 60। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न 61। यह आह्वान किस विद्वान का है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है 62। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवाद का महान शिक्षक और नेता माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला प्रश्न है 63। कार्ल मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर पूंजीवाद के बाद
कौन सी अवस्था आएगी? तो वो आएगी साम्यवादी की। अगला प्रश्न है 64, वर्ग विहीन समाज की कल्पना करने वाला विद्वान कौन है? तो वो है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है 65, मार्क्स ने वर्ग शब्द का प्रयोग किस किस परिप्रेक्ष्य में किया? तो वो क्या था? आर्थिक परिप्रेक्ष्य में। अगला प्रश्न है 66, विरोधियों के संघर्ष पर बल देने वाले विद्वान का नाम है? तो वो है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न 67, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है 68, मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का परिणाम क्या होगा? तो वो होगा पूंजीपतियों का अंत एवं सर्वहारा का अधिनायकत्व। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 69, पूंजीवाद की प्रकृति ही ऐसी है कि वह अपनी कब्र स्वयं खोदता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मार्क्स का है। अगला प्रश्न 70, मार्क्सवाद आर्थिक निर्धारणवाद के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 71, कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित है? तो मार्क्स से संबंधित है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष। ये दोनों कथन मार्क्स से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक एवं वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक हैं? तो वो हैं कार्ल मार्क्स, जो साम्यवाद के जनक हैं। अगला प्रश्न 73, अगला प्रश्न है 72, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक एवं वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक हैं? तो उसके जनक हैं कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है 73, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को किस अन्य शब्द से संबोधित किया जाता है? तो किया जाता है वैज्ञानिक भौतिकवाद से। अगला प्रश्न है 74, कार्ल मार्क्स के अनुसार वाद, प्रतिवाद और संवाद संबंधित हैं? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 75, मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विश्लेषण का आधार आर्थिक निर्धारणवाद है। यह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 76, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो अतिरिक्त सिद्धांत के साथ मार्क्स का नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है 77, सामाजिक वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन की इकाइयों तथा आर्थिक व्यवस्था द्वारा समाज में निर्मित श्रेणियां दोनों ही हैं। यह विचार किसका है? यह विचार है कार्ल मार्क्स का। अगला प्रश्न है 78, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन किसका है? यह कथन मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत का सार है। तो यह कथन हाँ सही है। यह कथन मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत का एक सार है। अगला प्रश्न 79, निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग किया है? तो कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है 80, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है 81, कौन सी पुस्तक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित है? तो ये दी जर्मन आइडियोलॉजी, यह पुस्तक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है 82, मार्क्सवाद जाना जाता है? मार्क्सवाद को आर्थिक निर्धारणवाद के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है 83, भौतिकवादी धारणा के अनुसार वास्तविक जीवन में उत्पादन एवं पुनरुत्पादन ही अंतिम रूप से निर्णायक तत्व है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न 84, मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया है, मैंने उसे पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। यह विचार किसके हैं? ये कार्ल मार्क्स के विचार हैं। अगला प्रश्न है 85,
इतिहास की घटनाएं आर्थिक दिशाओं पर निर्धारित होती हैं। यह विचार किसके हैं? तो कार्ल मार्क्स के विचार हैं ये कि इतिहास की घटनाएं आर्थिक दिशाओं पर निर्धारित होती हैं। अगला प्रश्न है 86 गलत चेतना, जिसका अर्थ है उन लोगों की उत्पादन के संबंधों की चेतना जो समाज में अपनी वास्तविक सामाजिक स्थिति के बारे में अनभिज्ञ हैं। यह किसकी अवधारणा है? तो यह कार्ल मार्क्स की अवधारणा है। अगला प्रश्न है 87 समाज में धन का समान वितरण होना चाहिए, ऐसा किसने लिखा है? तो यह कार्ल मार्क्स ने लिखा है। अगला प्रश्न है 88 मार्क्स के मतानुसार सामाजिक जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है। तो उनके अनुसार संघर्ष सामाजिक जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मध्य वर्ग के कुछ अंश श्रमिक वर्ग में प्रभावशाली रूप से आत्मसात हो जाते हैं? तो है सर्वहाराकरण। अगला प्रश्न है 90 कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस किस के बीच भेद किया है? तो वर्ग स्वयं में और वर्ग स्वयं के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत इतिहास में आर्थिक शक्तियों के द्वंद्वात्मक प्रक्रिया और उद्विकासीय गति के 3 चरणों के विकास पर आधारित है। इसके क्रम नीचे दिए गए हैं, सही क्रम की पहचान करें। तो ये है वाद, प्रतिवाद और संवाद। अगला प्रश्न है 92 धर्म समाज में जनता के लिए अफीम की तरह है, यह किसका कथन है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म समाज के लिए एक अफीम की तरह है। अगला प्रश्न है 93 समाज के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो समाज के निम्नलिखित विचार हैं जिनको हमें विचार करना है। पहला, जिसमें कि पहला स्थान आता है आदिम साम्यवाद का, और दूसरा प्राचीन समाज का, और तीसरा सामंती समाज का, और चौथा मध्यवर्गीय समाज। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 94 निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रमुख तत्व है? तो आर्थिक निर्धनवाद, जो कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का एक प्रमुख तत्व है। अगला प्रश्न है 95 परिकीयकरण की अवधारणा को आर्थिक संदर्भ प्रारूप में किसने विकसित किया है? तो क्या है कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है 96 कार्ल मार्क्स के मत अनुसार सामाजिक क्रांति का मुख्य कारण क्या है? तो उनके अनुसार सामाजिक क्रांति का कारण है उत्पादन के साधनों का असमान वितरण। अगला प्रश्न है 97 कार्ल मार्क्स के द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो उनके द्वारा वर्ग संघर्ष का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है किसकी समाधि पर यह नारा अंकित है कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ? तो कार्ल मार्क्स की समाधि पर यह अंकित है। अगला प्रश्न है संघर्ष सिद्धांत की एक मान्यता है, तो संघर्ष तथा परिवर्तन अंत संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 101 अलगाव किससे संबंधित है? तो अलगाव मार्क्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है 102 मार्क्स द्वारा प्रयुक्त वर्ग शब्द का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है आजीविका से समानता। अगला प्रश्न है मार्क्सवादी सिद्धांत में उत्पादन के पूंजीवादी चरण में 2 मुख्य वर्ग कहलाते हैं। 2 मुख्य वर्ग हैं धनिक और गरीब। अगला प्रश्न है इतिहास की भौतिकवादी धारणा के अनुसार वास्तविक जीवन में उत्पादन एवं पुनरुत्पादक ही अंतिम रूप से निर्णायक तत्व है, यह कथन किसका है? तो यह कथन एंजल्स का है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 105 रिक्त स्थान को भरें।
लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर ही जाने वाली क्रिया को तार्किक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न 106, आनुभावी घटना में सामाजिक तथ्य को घटना स्वरूप में ही समझा जाना चाहिए। अगला प्रश्न, लाल फीताशाही शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है? तो लाल फीताशाही शब्द नौकरशाही शब्द से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक तथ्य, जो कि इमाइल दुर्खिम के द्वारा लिखा गया है। अगला सामाजिक उद्विकास, इसके ये लिखा है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, मतलब उनका एक कथन है। अगला प्रश्न है अलगाव, तो कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्षवाद, जो कि इमाइल दुर्खिम का है। तो इसका आंसर 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैक्स वेबर का समाजशास्त्र को योगदान। तो मैक्स वेबर को समाजशास्त्र के लिए जो योगदान दिया गया है वो है आदर्श प्रारूप की अवधारणा। अगला है सामाजिक वर्ग की स्थिति, और अगला है तीसरा नौकरशाही। तो तीनों मैक्स वेबर के समाजशास्त्र के लिए योगदान है। अगला प्रश्न 110, मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण होता है, यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि मनुष्य का मनुष्य द्वारा ही शोषण किया जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।